हमेशा नल में आएगा, वो कभी भी ऑल्टरनेट में नहीं आ सकता। उसके बाद जो मैंने इसकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई थी, फर्दर जो एक्सरसाइजेज हैं हम वो अभी वन बाय वन करेंगे तो आपको और उसमें क्लियर हो जाएगा। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इक्वल का साइन जो है वो आपका हमेशा एच नॉट में आएगा। तो अगर स्टेटमेंट में इक्वल की बात वो कर रहा है तो वो एच नॉट का पार्ट बनेगी, एच ए उसका ऑपोजिट बन जाएगा। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या एरर टाइप्स, और टू टाइप्स ऑफ एरर हैं जिसमें से वन टाइप वन एरर या कि अल्फा, या जिसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं, तीनों चीजें एक ही बात है। आपको ये जो है वो मोस्टली हम यूज कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द जो आपका सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बीटा भी आएगा, लेकिन बीटा जब आएगा जो हम उसको उस टाइम पे देखेंगे। अभी टू स्टार्ट ऑफ इसमें अल्फा की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अल्फा होता क्या है, बेसिकली एरर है, यानी जाहिर है जब आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक छोटे से सैंपल की बेस पे कुछ उसके बारे में जो है वो प्रूव करेंगे तो चांसेस होते हैं कि एरर हमारा हो सकता है हमारा सैंपल गलत था, हो सकता है हमारे प्रोसेस में कोई गैप था। तो इस वजह से जब आपका एरर के चांस होते हैं तो वो उसको हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि या 5% अगर आपकी एरर है तो बाकी जितने भी हैं वो आप कॉन्फिडेंट हैं, यानी 95% आप कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा रिजल्ट ठीक है, और 5% आप कह देते हैं कि मुझे हो सकता है, डाउट है कि मेरा रिजल्ट ठीक ना हो। तो डिपेंड करता है, आपको क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमेशा दिया हुआ होगा। फर्दर जब आप आगे नेक्स्ट लेक्चर की स्लाइड्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा भी हुआ है कि अगर नहीं गिवन होता तो हम कैसे उसको जो है वो सपोज करते हैं या क्या वैल्यू लेते हैं। तो ज्यादातर 5% होता है या 2% या 1%, तो कोई भी इनमें से वैल्यू होगी। अब उसको यूज कैसे करना है वो फर्दर आगे आएगा तो फिर मैं आपको समझा दूंगी। अभी के लिए ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर इज मोस्टली यूज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और इसका सिंबल होता है अल्फा, और ये परसेंटेज में प्रेजेंट की जाती है। अच्छा जी, इसके बाद अच्छा जो लोग रोल नंबर के साथ ऐड हो रहे हैं मैं उनको साथ साथ ज्वाइनिंग की ऑप्शन कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने और कोई नाम लिखे हुए हैं तो फिर वो आप जो है ना ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई थोड़ा टाइम भी लग रहा है तो वो उसमें थोड़ा सा अच्छा। उसके बाद आपके पास टाइप ऑफ टेस्ट है, अभी जो हम पढ़ेंगे वो दो तरह के हैं, जेड टेस्ट और टी टेस्ट। जेड टेस्ट क्या और टी टेस्ट में क्या डिफरेंस है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा दिया हुआ होगा तो आप जेड लगाएंगे, अदरवाइज आप टी लगाएंगे। तो अभी हम क्योंकि सिर्फ ये दो पढ़ रहे हैं तो इन्हीं का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन सा टेस्ट कब अप्लाई करना है। पहले इसके अलावा भी एक ऑप्शन और एक होता था कि ज्यादातर जब सैंपल साइज पे भी डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल इस वर्जन ऑफ द बुक में उन्होंने उस चीज को स्किप किया। सिर्फ जो मेन डिफरेंस है टेस्ट को सेलेक्ट करने का वो ये है कि अगर आपके पास सिग्मा गिवन है तो जेड, अगर आपके पास सिग्मा नहीं गिवन, एस गिवन है, या मे बी सैंपल ही गिवन हो, आपने एस भी खुद निकालना हो उसका सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उस केस में आप जो है वो टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जब हमने टेस्ट भी सिलेक्ट कर लिया, फिर था क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू बेसिकली आपकी टेबल की वैल्यू होती है कि हम टेबल जो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है आपने अपने डाटा से वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपने टेबल की वैल्यू देखनी है जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है। दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन से हमें पता लगता है कि हमने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना था या हमने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना था। अच्छा जी, अब ये व्हाट्सएप आवाज कितने लोगों को आवाज आ रही है आप लोगों को? फिर से जरा टेक्स्ट कर दें क्योंकि मैं आई थिंक कुछ लोगों को शायद आवाज नहीं आ रही। अगर 4 या 5 को भी आ रही है इट मीन्स कि फिर मेरी तरफ से तो आवाज ऑन है, आप लोगों में से कोई मसला होगा। ओके। ओके जी, अच्छा जी, क्रिटिकल देखने का तरीका भी जो है वो मैं आप लोगों को अभी हम जब वो एक्सरसाइज करेंगे तो फिर हम मैं आपको उसमें बता दूंगी। इस पे जाने से पहले अभी हम ये देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट गिवन होती है, आपने उससे पहला स्टेप होता है हाइपोथेसिस बनाने का। तो वो आपने हाइपोथेसिस कैसे बनाना है, अब तो मैंने आपको
स्लाइड्स दी हुई थी, अगर आपने उनको सॉल्व किया है पेपर पे तो आप बेशक वो पेपर अपने पास ओपन कर लें, अदरवाइज आपने नहीं कोशिश की या नहीं बना आपसे तो आप वो लेक्चर ओपन कर लें, ताकि एक एक स्टेटमेंट मैं बोलूंगी तो आपने उसके साथ फिर मुझे जो है वो अपना माइक ओपन करके या रेज हैंड करेंगे तो माइक आप ओपन करके आंसर कर सकते हैं। पहली दो जो है मैं उनको रिवाइज के लिए मैं बोल भी रही हूँ, और आप ताकि आपको थोड़ा सा और मजीद आइडिया हो जाए, फिर आपने थर्ड वाली से आपके मैं आंसर्स दूंगी उसमें। वीडियो आना जरूरी नहीं है मेरी, मैं सिर्फ आपसे ऑडियो का पूछ रही हूँ। ये जो लोग कह रहे हैं वीडियो, ऑफ कोर्स वीडियो इज नॉट नेसेसरी, वीडियो मैंने ऑन नहीं की हुई, आपने सिर्फ ऑडियो ही सुननी है। लेक्चर 1 वीक 11 लेक्चर 1 के जो आपका एक्सरसाइज वाली स्लाइड थी उसमें से मैं पहले वाली स्लाइड की बात कर रही हूँ, जिसमें आपने हाइपोथेसिस बनाने थे। आप वो वाली स्लाइड ओपन कर लें, या अगर कहीं रजिस्टर पे आपने उसको अटेम्प्ट किया हुआ है तो आप वो रजिस्टर ओपन कर लें वहां से। Okay, ji. The statement is the results of a study showed that the mean number of people who use seat belt while riding is 54. मैंने आपसे ये कहा था कि इक्वल टू का साइन हमेशा एच नॉट में आता है। अब इसके अंदर सीट बेल्ट वाइल राइडिंग इज 54, इज बेसिकली क्या है, इज इक्वल टू, ना यहाँ पे ग्रेटर है ना यहाँ पे लेस है ना यहाँ पे नॉट इक्वल टू है। तो जब इक्वल टू का साइन आता है तो वो हमेशा एच नॉट में आएगा, तो एच नॉट बन जाएगा मीन इज इक्वल टू 54, और एच ए बन जाएगा उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, यानी मीन इज नॉट इक्वल टू 54। अभी हम सिर्फ इसके ये हाइपोथेसिस देखेंगे, वन टेल टू टेल जो है वो बाद में करेंगे। अब सेकेंडली जो स्टेटमेंट थी, अ कंपनी क्लेम्स दैट मीन लाइफ ऑफ इट्स डबल ए बैटरीज इज मोर देन 16 आवर्स। अब वर्ड आ गया मोर देन, मोर देन को हम मैथ्स में कहते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का जो साइन है यहाँ पे कहीं पे भी इक्वल टू की बात नहीं हो रही, तो क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो ग्रेटर देन जो है वो आपका एच ए में आएगा, यानी मीन इज ग्रेटर देन 75। उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट जो कि बनता है लेस देन इक्वल टू, तो आपका आ जाएगा एच नॉट के अंदर, क्योंकि हमने इक्वल टू का साइन हमेशा एच नॉट के अंदर जो है वो डालना होता है। अब जिन लोगों को आवाज आ रही है, इट मीन्स कि मेरी तरफ से जो है वो आवाज ओके है। प्लीज आप लोग अपनी सेटिंग्स से चेक करें। आई थिंक एवरीवन वाले जो मैसेजेस हैं ये सब लोग पढ़ रहे होंगे, तो आपके ही फेलोज कह रहे हैं कि आवाज आ रही है, तो इट मीन्स आवाज में ऐसा कोई मसला नहीं है मेरी तरफ से। अच्छा जी, अब स्टेटमेंट नंबर 3 है, जो भी आंसर करना चाहता है आप रेज योर हैंड करें ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं और आप मुझे आंसर करें। द मीन एज ऑफ बस ड्राइवर्स इन शिकागो इज 50.9 ईयर्स। इसका हाइपोथेसिस क्या बनेगा? जी प्लीज, आप लोगों की तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो इसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए काइंडली जो लोग ऑनलाइन इस टाइम बैठे हुए हैं और जिन्हें आवाज भी आ रही है जल्दी जल्दी आंसर करते जाएं, अदरवाइज मैं रोल नंबर वाइज खुद पूछ लूंगी। जी फातिमा इमरान। अनम्यूटेड। जी बेटा बोले, आप बताएं, आ रही है आपकी आवाज। आप खुद से म्यूट कर लेते हो शायद खुद को बार बार। अच्छा ठहरे, मैं यहाँ से अच्छा, नाउ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एज वेल। तो जो लोग आंसर, फातिमा आप आंसर करें तो आप अपने आप को अनम्यूट खुद कर लें। जी अब आप मैम इसमें आएगा एच नॉट सच दैट म्यू इज इक्वल टू 50.9 और अगले अल्टरनेट में आएगा इज नॉट इक्वल टू 50.9। बिल्कुल इक्वल टू है, इज का साइन है तो वो एच नॉट में आ जाएगा और दूसरा एच वन में चला जाएगा, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। ठीक है जी बेटे, ओके नेक्स्ट। कौन बताए नेक्स्ट स्टेटमेंट? जरा जल्दी जल्दी करते जाएं। द मीन आईक्यू ऑफ बिजनेस स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 100। इसका कौन आंसर करेगा?
आप म्यूट कर सकते हैं खुद को। आप माशाल्लाह एमबीए के स्टूडेंट्स, आई होप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेंगे और सिर्फ आंसर देने के लिए ही अनम्यूट करेंगे। ये नेक्स्ट कोई और स्टूडेंट आंसर करे अब। ग्रेटर देन का साइन है, कौन आंसर करेगा? जल्दी खत्म करना है हमने। जी फोर्थ स्टेटमेंट। आप फिर मैं रोल नंबर वाइज कॉल करती हूँ। इतने सारे स्टूडेंट्स में से सिर्फ आत्मा को समझ आई है, ये तो नहीं हो सकता। शोएब इकबाल, रोल नंबर 48। रोल नंबर 48 बेटा आंसर करें, सेकंड स्टेटमेंट का हाइपोथेसिस क्या होगा? अबू आ गए। चले यार ये कैसे है? प्लीज अपनी वीडियोस ऑफ कर दें और सिर्फ कंसंट्रेट करें। अगर आप लोग वाकई लेक्चर सुनने के लिए बैठे हुए हैं तो आप लोग जरा क्विकली कर लें। टाइम खत्म हो गया तो मैंने रीज्वाइन नहीं करना, क्योंकि इस तरह से बैठे रहने से तो कोई, फिर मैं रिकॉर्ड करके ही भेज दूंगी, आप सुन लीजिएगा सब लोग। कैमरास बंद रखें। जी अहमद गिलानी, रोल नंबर 50, आपका माइक ऑन हुआ है। डू यू वांट टू आंसर? ओके ठीक है। आई थिंक कोई भी नहीं वो इस चीज के अंदर मैं बोल के खत्म कर दूंगी लेक्चर। उसके बाद फिर से आप लोग किसी क्वेश्चन नहीं पूछ सकेंगे। अगर आप लोग इस तरह से एक्ट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम अब आप लोग इस चीज को नहीं कहेंगे कि हमें तो किसी ने पढ़ाया नहीं था या हमें बताया नहीं था। Statement number 4, the mean IQ of business student is greater than 100 since the sign is of greater than equal to की बात नहीं कर रहा, तो आपका इसमें म्यू जो H1 है वो आपका बन जाएगा म्यू इज ग्रेटर देन 100 एंड H0 विल बी म्यू इज लेस देन इक्वल टू 100। The mean score of NBA game during the particular season was less than 109। अगेन सिंपल लेस की बात आ रही है, इसके अंदर भी इक्वल नहीं है, तो लेस खाली जो है वो आपका H1 में आ सकता है। तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, लेस का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है ग्रेटर देन इक्वल। तो म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 109 आपका H0 में आ जाएगा। उसके बाद जो आपकी अगली स्टेटमेंट है, मीन एज ऑफ बस ड्राइवर इज नॉट इक्वल टू 50.9। मीन नॉट इक्वल टू आपका H0 में नहीं आ सकता, इक्वल आता है, तो उसके अंदर H0 में आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 59.9 और H1 में आ जाएगा म्यू इज नॉट इक्वल टू 50.9। Seventh is the dean of major university claims that the time required to earn master degree is less than or equal to 3.9, less than or equal means equal to की भी बात आ गई है, तो ये आपका H0 बनेगा। H0 will be mu is less than or equal to 3.9 और HA will be mu is greater than 3.9। उसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है, कंपनी क्लेम्स दैट मीन लाइफ ऑफ इट्स AA बैटरीज इज मोर देन और इक्वल टू 16 आवर्स। अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू की बात हो रही है। ग्रेटर देन इक्वल टू आपका H0 में आएगा और लेस देन आपका
H1 में आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारी स्टेटमेंट जो है वो हमने करनी थी, सॉल्व करनी थी आप लोगों ने, जो कि आई थिंक किसी ने भी नहीं की, या पता नहीं क्या वजह है, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो थी, या जो थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज अकॉर्डिंग टू मी, मे बी कुछ स्टूडेंट्स को फील हुआ, वो ये है कि आपने टेबल कैसे देखना है। जो टी टेबल है वो आपका थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है देखना, तो हम आपको पहले टी से स्टार्ट कर रहे हैं। टी के बाद हम लोग जेड का टेबल भी देखेंगे कि हमने जेड का टेबल जो है वो कैसे देखना होता है। टी के टेबल की मैं एक दो चीजें प्रैक्टिस करवा लेती हूँ, अगर कोई आंसर देगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं खुद ही उसका क्वेश्चन पूछ के आंसर करके और आपको जो है वो बता दूंगी कि क्या वैल्यू आ रही है इसके अंदर। सबसे पहले यह है कि जब आप टी का टेबल देखते हैं तो हमें उसके अंदर दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो ये कि आपका जो अल्फा है या सिग्निफिकेंस लेवल कितना है, दूसरा ये कि आपके पास सैंपल साइज कितना है। जो अल्फा गिवन होगा, अगर तो आपका टेस्ट जो है वो वन टेल्ड है तो भी उसकी वैल्यू आपको गिवन है। आपकी बुक में सेकंड लास्ट पेज जो है उसके अंदर टी टेबल बना हुआ है। पेपर के अंदर अगर आपके पास ऑफ कोर्स ऑनलाइन ही पेपर हुआ तो टेबल आपके पास मौजूद होगा इन बुक के अंदर। अगर आपका पेपर फिजिकली भी होता है तो तब भी क्वेश्चन पेपर के बैक साइड पे ये प्रिंट हुए हुए होते हैं टेबल, जब पेपर आपके पास आएगा। अब टेबल देखना कैसे है, टी के अंदर हमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था 0.05। अच्छा, टेस्ट टू टेल्ड और वन टेल्ड का ये है कि एच ए की बेस पे हम लोग देख रहे होते हैं। अगर एच ए के अंदर आपके पास ग्रेटर है या लेस है तो वो वन टेल्ड होता है, अगर नॉट इक्वल टू होता है तो वो आपका टू टेल्ड होता है। क्योंकि नॉट इक्वल टू में हमें पता नहीं होता कि आप ग्रेटर की बात करें या लेस की बात करें, तो इस वजह से वो टू टेल्ड होता है। जो ग्रेटर है और अगर लेस आ रहा है छः के अंदर, यही तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो आपका जो है वो वन टेल्ड होगा। अब लेट से मैंने कहा वन टेल्ड टेस्ट है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो, सॉरी सैंपल साइज जो है वो मेरे पास 6 है। वन टेल टेस्ट लेवल सिग्निफिकेंस 0.05 और आपका सैंपल साइज जो है वो 6 है। इसकी वैल्यू जो बनेगी, अगर कोई बताना चाहे तो आप लोगों में से मुझे बता सकते हैं। वन टेल टेस्ट अल्फा 0.05, सैंपल साइज इज 6, what is the value of t? Fatma, you can unmute yourself. मैम यहाँ पर 5% का पूछ रही है या 1% का पूछा है? 5%, 1.05 या 5%। और जी सैंपल मैम, अगर 5% और वन टेल टेस्ट है। मैम अगर सैंपल साइज 10 है तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं 9। ठीक है, और इसके अंदर अल्फा आ जाएगा 0.05, क्रिटिकल वैल्यू इसकी आती है 1.833। और अगर इसी का हम टू टेल ले लेते हैं तो इसके अंदर आ जाता है सैंपल साइज हमारा 10 था और हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई 2.262। जी आप लोगों ने उस हिसाब से, अगर आप गलती से थोड़ा सा देखें कॉलम से फर्क होने से ही इसके अंदर वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल, अगर आप वन टेल की बात करें तो वन टेल का 0.05 देखना है। अगर आप टू टेल की बात करें तो उसका कॉलम डिफरेंट है। बेशक रो सेम ही है क्योंकि सैंपल साइज क्योंकि 10 था, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है सैंपल साइज -1। जब आप उसमें से -1 करेंगे तो 9 रह जाएगा, रो वही रहेगी लेकिन कॉलम में फर्क आ रहा है। तो इस तरह से आपने देख लेना है कि मैंने वन टेल देखना है या टू टेल देखना है। तो जैसे इन्होंने वैल्यू बताई है एग्जैक्टली आपकी वही वैल्यू आएगी। अब आ जाते हैं जेड के टेबल पे। जेड टेबल थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है या एज कम्पेयर टू टी टेस्ट, क्योंकि हमें बिफोर गोइंग टू सी दैट टेबल हमें थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। यानी आपको देखना पड़ता है कि आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसको हमें थोड़ा सा पहले भी उसके ऊपर काम करना पड़ता है बिफोर गोइंग टू दैट टेबल। उसमें अब काम क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल अगेन अल्फा मेरे पास 0.05 है, टू टेल टेस्ट है, मुझे बताना
हैं कि z की वैल्यू क्या होगी। तो आपने क्या करना है, इन केस ऑफ टू टेल टेस्ट हम लोग अल्फा को 2 पे डिवाइड करते हैं। अल्फा मेरे पास है 0.05, जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.025। ये वैल्यू आने के बाद आपने इसको 0.5 में से माइनस कर देना है। जो भी वैल्यू है उसको आपने 0.5 में से ही हमेशा माइनस करना है। 0.5 में से आप माइनस करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 0.475। 0.475 को आपने टेबल की बॉडी में से सर्च करना है, यानी उस केस में हम पहले रो कॉलम डिसाइड करते थे टी में, इसमें हमने पहले जो पूरा टेबल है उसको सर्च करना है। ये सारी वैल्यूज आपकी ऑर्डर में है तो हमें आसानी हो जाती है, हमें मसला नहीं होता कि हमने रैंडम वैल्यू हो तो ज़ाहिर ढूंढना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये रैंडम वैल्यू नहीं है तो इस केस में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अरेंज्ड वैल्यूज है। अब है 0.475। अब आप 0.475 को जब पूरे टेबल में सर्च करते हैं तो हमें वो नज़र आती है जहाँ पे आपकी रो की वैल्यू सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे है 1.9 और कॉलम की वैल्यू है 0.06। 1.9 और 0.06 को ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी होगी 1.96 जी की क्रिटिकल वैल्यू। पहले क्या करना है, टू टेल टेस्ट है, 2 पे डिवाइड करें, 0.5 में से माइनस करें, जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने टेबल के बॉडी में से सर्च करना है। जिस इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम पे वो वैल्यू पड़ी होगी वो वाली आपकी क्रिटिकल वैल्यू। अब हम एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसी चीज़ की जिसके अंदर हमारा ये हो जाएगा कि अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती तो फिर हम क्या करें। वो उसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है कि आपके पास लेट से 0.05 ही आपका अल्फा है लेकिन 1 टेल टेस्ट है। 0.05 को आप माइनस करेंगे 0.5 में से, हमेशा 0.5 में से माइनस करना है। 0.5 में से माइनस करेंगे, डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 टेल नहीं है, 1 टेल है। 0.05 से माइनस किया, वैल्यू आ गई 0.45। 0.45 मेरे पास जो वैल्यू आती है जब हम उसको टेबल में जाके सर्च करते हैं तो 0.45 हमें एग्जैक्ट नहीं मिल रहा होता। 0.45 की जगह पे हमें दो वैल्यूज ऐसी मिल रही हैं जो कि उसके करीब करीब, एक है 0.4505 और एक है 0.4495। जिन लोगों के पास बुक्स ओपन है, टेबल ओपन है, वो ये वैल्यूज देख सकते हैं, 0.4495 और 0.4505। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो एग्जैक्टली एक ही डिस्टेंस पे पड़ी हुई हैं, एक आपकी थोड़ी सी ज़्यादा है और एक आपकी थोड़ी सी कम है। अगर दोनों में डिफरेंस ऐसा हो कि एक ज़रा ज़्यादा करीब है और एक दूसरी ज़्यादा करीब नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो भी नियरेस्ट होगी आप वो ले लेंगे। अब इस केस के अंदर क्योंकि दोनों का इक्वल डिस्टेंस है, हम किसी एक को जो है वो प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे कि आप इन दोनों वैल्यूज़ का आप मीन निकालें। तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू 0.4495 प्लस 0.4505, जब हम इनका मीन लेते हैं तो आता है 0.45, यानी एग्जैक्ट वैल्यू जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करेंगे कि ये दो वैल्यूज जिन रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन पे पड़ी हुई हैं आप उनका भी एवरेज ले लेंगे। अब 0.4495 पड़ी हुई है 1.6 और ऊपर से है 4 पे, और इधर से जो अगली वैल्यू है वो 1.6 और ऊपर से उसका कॉलम है 0.05। तो ये दो वैल्यूज बनती हैं 1.64 एंड 1.65। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का मीन निकाल लेंगे तो आपके पास जो आंसर निकलेगा वो आप एज अ क्रिटिकल वैल्यू यूज करेंगे। अब हम आ जाते हैं, मैंने एक्सरसाइजेस दी थी जिसके अंदर कहा गया था कि कुछ वैल्यूज आपने देखनी है। मैं उसमें से सिर्फ z वाली वैल्यू जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मैं उसको रिवाइज कर रही हूँ। आपके पास 5% है और 1 टेल्ड है जो भी हमने देखा है, और 5% है जो कि 2 टेल्ड है वो भी हमने अभी कैलकुलेट किया। अब हम देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं हमारे पास अगर 1% आता है तो उस केस में हमारे पास 1 टेल और 2 टेल के केस में क्या वैल्यूज होंगी। सबसे पहले 1% है, उसका मतलब है 0.01। 1 टेल्ड है, 2 पे डिवाइड नहीं करना, 0.5 में से आपने इसको माइनस कर देना है। 0.5 में से आप इसको माइनस करेंगे 0.05 को, सॉरी 0.01 को, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.49। आई होप ये सिंपल सी सब्ट्रैक्शन आप सबने कर ली भी होगी। 0.5 माइनस 0.01 आ जाता है 0.49। अब 0.49 को आपने टेबल की जो आपका पूरा टेबल है उसमें से आपने सर्च करना है। हमारे पास एग्जैक्टली कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं आ रही जो कि सेम हो, एक वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है और एक वैल्यू थोड़ी सी कम है।
अब जो जो ज्यादा नियरेस्ट वैल्यू है वो है 0.4901, दूसरी है 0.4898, उसमें 2 डेसिमल्स का फर्क है और इसमें सिर्फ 1 का, तो इसलिए हम वैल्यू लेंगे 2.33। तो इस केस में आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.33। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अगर यही 0.1 है और 2 टेल्ड है तो 2 पे डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 0.005। 0.005 को माइनस कर देंगे 0.5 में से, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो आती है 0.495। अगेन आप उसको टेबल में देखें तो कोई भी करीब जो दो वैल्यूज निकल रही हैं जो कि बिल्कुल इसके करीब हैं, इस वजह से हम क्या करेंगे, अगेन जो उसके ऊपर वाली वैल्यूज होंगी उन दोनों का मीन निकाल लेंगे। 0.495 जो वैल्यू है एग्जैक्ट आपको चाहिए वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही, जबकि उसकी जगह पे जो दो वैल्यूज आ रही हैं वो हैं 0.4949 और 0.4951। तो इस वजह से ये दोनों वैल्यूज का, क्योंकि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हम किसी एक को नहीं ले सकते, तो आप क्या करेंगे, इसकी जो दो वैल्यूज हैं यानी 2.57 और 2.58 इन दोनों का मीन लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 2.575। दैट विल बी योर क्रिटिकल वैल्यू। अब इसके थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है, अगर जो लोग थोड़ा इंटरेस्टेड हैं कि जी कैसे ये होता है, तो बेसिकली एरिया जो टोटल कर्व के नीचे होता है वो हमेशा 1 होता है, तो एक साइड के ऊपर 0.5 होता है और दूसरी साइड पे भी 0.5 होता है। तो जो हम कह रहे हैं 5% हमारी एरर है, इसका मतलब ये है कि हम उसमें से एरर अगर माइनस कर देंगे तो सिर्फ वो एरिया बच जाएगा जो कि करेक्शन का एरिया है या एक्सेप्टेंस का एरिया हम स्टैट्स में कहते हैं। तो हम लोग इसलिए माइनस कर 0.1 पूरा ओवरऑल है, 1 साइड आ जाती है 0.5 में से हम अगेन एरर को माइनस कर देते हैं। अगर आपकी एरर 2 टेल्ड है इट मींस एरर भी दोनों पार्ट्स में डिवाइड होगी, इसलिए हम उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर वो 1 साइड पे है, तो आप उसको सिर्फ किसी एक जीरो के किसी एक साइड पे ही कंसिडर कर रहे होते हैं, तो वो पूरी की पूरी एरर आप एक ही साइड पे माइनस कर देते हैं। जब एरर निकल जाती है तो जो एरिया बचता है उसको हम एक्सेप्टेंस रीजन कहते हैं, और जो एरिया आपका बियॉन्ड द क्रिटिकल वैल्यू होता है या उससे भी आगे अगर वैल्यू आ जाती है तो वो आपका रिजेक्शन का एरिया होता है। अब आई होप मैंने कोशिश तो काफ़ी की है कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं, लेकिन से बहुत बेहतर जो है वो बीपीए मॉर्निंग ने रिस्पॉन्ड किया है। तकरीबन हर जो सारे हाइपोथेसिस थे वो क्लास ने ही सॉल्व किए हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि बिल्कुल ठीक हो, मुझे नहीं समझ आई कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया इस चीज़ में। रिप्लाई देने बिल्कुल भी कोई बोल ही नहीं रहा सिवाय एक स्टूडेंट के, तो दिस इज़ नॉट द बिहेवियर ऑफ एमबीए क्लास से, ये जो है वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। बहरहाल अब नेक्स्ट क्लास जो है वो आई विल सी कि वो जूम पे होती है या नहीं, लेकिन इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा बैठेंगे तो अच्छी बात है कि आप उसको सुन लेंगे। अगेन जिन लोगों को वॉइस का प्रॉब्लम है, अगर मेरी तरफ से जा रही है इट मीन्स कि मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम नहीं है, जिनको क्लियर नहीं आ रही आवाज़ वो उनका फिर थोड़ा सा मे बी इंटरनेट का इशू है। तो आप लोग जो है वो, मेरा नहीं ख्याल है कि 25 में से चलें 5 को नहीं जा रही होगी, 20 को तो आवाज़ आ रही है, लेकिन रिस्पॉन्स जो है वो किसी ने नहीं किया सही से तरीके से कि हमने कुछ थोड़ा सा आपकी तरफ से भी जो है वो पार्टिसिपेशन होती। बहरहाल जी टाइम टू एंड ना हो, मैंने आप फर्दर आप लोग आपस में भी डिस्कशन कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।